पहले कैनपी को निकालना पड़ता था, जो ऊपर शीशा होता है। उसके बाद जहाज़ को उल्टा करना पड़ता था, स्ट्रैप निकालने पड़ते थे और आप जहाज़ से गिर जाते थे। वीरगाथा में आज हमारे साथ हैं वाइस एडमिरल हीथवुड जॉनसन, जिन्होंने 4 दशक तक भारत की सेवा की, इंडियन नेवी में रहकर कई फाइटर प्लेन्स उड़ाए, 4 शिप्स को कमांड भी किया और बाद में वो वाइस चीफ ऑफ नेवी भी रहे। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं, जो कि आज 92 वर्ष के होने वाले हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है TV9 पे। मेहरबानी आपकी, थैंक यू। सर, कैसा रहा जीवन का सफ़र आपका? 92 वर्ष के होने वाले हैं आप। हाँ, बहुत अच्छा रहा सफ़र। मैंने 16 साल की उम्र में ज्वाइन किया था। उस ज़माने में जॉइंट सर्विसेज विंग कहते थे, जहाँ के तीनों फौजों के जवान, फौज, एयरफोर्स और नेवी के लड़के तैयार किए जाते थे। हम लोग 16 साल उम्र जो ज्वाइन करने की थी, वो 15 से 16 साल की थी, 15 से 17 साल की थी। तो मैं 16 साल का था उस ज़माने में। तो मैंने 16 साल के उसमें ज्वाइन किया था और फिर 58 साल की उम्र में रिटायर हो गया। तो ये 42 साल बड़े अच्छे रहे। पहले 5 साल तो हम लोगों की ट्रेनिंग हुई, उसके बाद हमको कमीशन मिल गया और ऑफिसर बन गए। और उसके बाद तो हवाई पानी के जहाज़ों में मैंने सर्व किया और हवाई जहाज़ भी उड़ाए। कैसे दिमाग में आया सर कि मुझे इंडियन नेवी ही ज्वाइन करना है? ये कैसे आया आपके जहन में? हाँ, मेरे जो सबसे बड़े भाई थे, वो जो दूसरी लड़ाई थी वर्ल्ड वॉर 2, उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था और उनकी यूनिफॉर्म मुझे बड़ी पसंद आती थी और वो आके हमें अपनी लड़ाई के किस्से बताते थे। तो उससे मैं उस ज़माने में छोटा सा था लड़का, तो उस ज़माने में बड़ा अच्छा लगता था मुझे और मुझे ये ख्वाहिश हुई कि मैं भी ये ज्वाइन करूँगा। और मेरे सबसे बड़े भाई जो थे वो नेवी में थे और वो सबसे ज़्यादा स्मार्ट थे, सबसे ज़्यादा चुस्त थे और सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी थे। तो इसलिए मैंने उनकी सोचा कि मैं भी नेवी ज्वाइन करूँगा। सर, उस समय तो देश गुलाम था, मतलब इंडिपेंडेंस हमको नहीं मिली थी, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी आता होगा कि मैं बनूंगा तो शायद कुछ कर पाऊंगा देश के लिए। मेरा ख्याल, अगर आप मुझसे सच पूछें तो उस उम्र में ये चीज़ें दिमाग में नहीं आती कि देशभक्ति करनी है या देश को सर्व करना है। उस वक्त तो अपना ख्याल रहता है कि मैं कैसा लगूंगा, मैं क्या बनूंगा। जो देश का सवाल नहीं उसमें उसका। तो आपने 16 साल की उम्र थी जब आपने ज्वाइन किया? जी हाँ। जब ज्वाइन कर लिया सर, उसके बाद क्या, जब यूनिफॉर्म पहनी तब क्या लगा? तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पहले तो ऐसा होता है कि पहले 6 महीने आप एक नंबर लगाते हैं अपनी यूनिफॉर्म पे और आपका नाम कोई नहीं लेता, सिर्फ आप नंबर से आपको बुलाते हैं। तो उस वक्त आपकी वो उसका मकसद ये है कि जो बच्चे आते हैं वो कई फ़र्क बैकग्राउंड से आते हैं। कोई बड़े स्कूलों से आता है, कोई छोटे स्कूलों से आता है, कोई बड़े फैमिलीज से आता है, कोई छोटे फैमिली से आता है। और हमारे ज़माने में फ़ौजें जो थीं वो ये जो राजा महाराजाओं के लड़के थे ये बहुत आते थे और जो टॉप स्कूल से सबसे बड़े बड़े स्कूल थे, डून स्कूल हुआ, सेंट पॉल्स हुआ, ये सब बड़े स्कूल थे, उनसे आया करते थे। और हम लोगों में से सब ऑर्डिनरी छोटे स्कूलों में से थे। तो सबको एक लेवल पे लाने के लिए
वो नंबर लगा देते हैं। तो आपका नंबर है, आपका नाम कुछ नहीं है। जी। तो पहले 6 महीने वो नंबर रहता है। तो जब वो नंबर उतारा जाता है तब बड़ी खुशी होती है कि तब आप बने थे सेकंड लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट सर? नेवी में सब लेफ्टिनेंट होता सब है। लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट। ओके। तो नेवी में पहले मिडशिपमैन होता है, पहले कैडेट होता है, उसके बाद मिडशिपमैन होता है। मिडशिपमैन अफसर नहीं होता। वो काम अफसर का करता है, लेकिन वो अफसर नहीं कहलाता, उसको कमीशन नहीं मिलता। और 1 साल मिडशिप में रहने के बाद इम्तिहान होता है, और उसमें इम्तिहान में अगर पास हो जाएं तो फिर आपको कमीशन मिलता है। सर, आपने मुझे बताया कि आप की जो फैमिली थी वो पार्टीशन से पहले, जो अब पाकिस्तान है, वहाँ पे पहले सेटल्ड थी। जी हाँ। तो कब वहाँ से इधर हिंदुस्तान में आए, और पार्टीशन का पेन भी ज़रूर देखा होगा? नहीं, मैंने पार्टीशन का पेन तो इस तरह देखा, हम लोग 1946 में लखनऊ आ गए थे। मेरी वालिदा जो मदर थी वो तो पहले एक्सपायर हो गई थी जब मैं 7 साल का था। तो मैं जब हम लोग 1946 में लखनऊ आ गए थे। मेरे फादर को लखनऊ में नौकरी मिल गई थी। तो मैंने पार्टीशन दूर से देखा, और जो बहुत से लोग पार्टीशन में अपने घरों से निकाले गए पाकिस्तान से, उनको मिले। कोई हमारे दोस्त उनमें से हलाक भी हो गए, मर भी गए बेचारे, उनको कत्ल कर दिया गया। कई लोग ऐसे थे, कई फैमिलीज ऐसी थी जिनके लोगों को कत्ल कर दिया गया। आपको एक बच्ची का एक किस्सा याद है, वो मुझे बता सकते हैं सर? एक छोटी बच्ची का आपने बताया था मुझे कि सिर्फ वही बच गई थी और आपने देखा हाँ, था। एक फैमिली, हमारा जो फैमिली हमारे बहुत ही क्लोज दोस्त थे। तो उनके 2 लड़के थे और एक छोटी लड़की थी। तो 2 लड़के, वो लोग एक रेलवे स्टेशन पे रुके हुए थे ट्रेन के लिए, क्योंकि ट्रेन भी उस ज़माने में बहुत भरी हुई जा रही थी, लोग छतों पे बैठ रहे थे। और बहुत काफ़ी बुरी हालत थी, वो ट्रेन के लिए रुके हुए थे। तो ये लोग आए, और उस वक्त एक वो छोटी बच्ची जो थी, वो कोई 2-2.5 साल की होगी, वो कहीं घूमते घूमते चली गई। उसने कोई फल वाला या कोई मिठाई वाला देखा होगा, उसकी तरफ चली गई। और वो लोग आए जो कत्ल करने वाले, उन्होंने उसके माँ बाप और दोनों भाइयों को मार दिया, और ये छोटी बच्ची रह गई। इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं दिल पे, दिमाग पे गहरा असर तो हुआ होगा उस वक्त सर? उस वक्त, हाँ, उस वक्त तो बड़ा अफसोस होता है, अब ये छोटी बच्ची कहाँ जाएगी। लेकिन लोगों ने देख लिया होगा उस ज़माने में। मैं तो बहुत छोटा था, मुझे भी खुद ज़्यादा समझ नहीं थी। कब ज्वाइन किया सर आपने इंडियन नेवी? मैंने 1900 इंडियन नेवी तो मैंने जैसे बताया JSW ज्वाइन किया था 1951 में। जी। जनवरी में हमारा कोर्स शुरू हुआ था, और जो इम्तिहान वगैरह हुए थे वो 1950 में हुए थे। वो जुलाई जून से शुरू हो जाते हैं। पहले एक रिटन एग्ज़ाम होता है, उसमें उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है। वो इंटरव्यू 4 दिन का होता है। तो उस ज़माने में 16 साल का लड़का 15 साल का लड़का 4 दिन के इंटरव्यू में काफ़ी लचक जाता है, और उसमें काफ़ी, अब मैं जो सोचता हूँ मुझे समझ नहीं आती कि मैं कैसे पास हो गया, क्योंकि आसान नहीं होता। जैसे आपको वो एक पर्चियाँ की टोकरी में होती हैं, वो लिख के दे देते हैं, वो पर्चियाँ होती हैं, तो उसमें से आप पर्ची उठा लो, और जो कुछ टॉपिक होगा उस पर आप 2 मिनट का स्पीच दो। तो अब 16 साल का लड़का कोई पर्ची जो किसी ने उठा ली तो वो क्या स्पीच देगा। तो ऐसी चीज़ें वो पूछा करते थे।
दोस्तों के साथ के कुछ किस्से याद हैं सर आपको? और दोस्तों के साथ तो बहुत किस्से होते हैं। कोई ख़ास किस्सा तो ऐसा है नहीं जो कि मैं याद कर सकूं इस वक्त। लेकिन बड़ा अच्छा रहा, बड़े अच्छे दोस्त बने नेवी में, और अभी भी हैं, और कुछ तो गुज़र गए, बहुत से तो गुज़र गए। हम नेवी में 15 नेवी के लड़के थे, तो उनमें से मेरा ख्याल हम 6-7 बचे हैं। कभी किसी ने आपको आपकी गर्लफ्रेंड को लेकर चिढ़ाया? नहीं, नहीं, नहीं चिढ़ाया सर? गर्लफ्रेंड थी आपकी? गर्लफ्रेंड तो हमारी थी नहीं कोई ज़्यादा। तो मैं अपनी वाइफ से ही मिला। जैसे मैंने पहले आपको कहा था, वो भी अचानक से मिल गए। वो हमारा दोस्त जा रहा था रेल में, तो उसके साथ मैं गया। उसकी बीवी ने कहा कि तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? तो मैंने कहा कि भाई मुझे लड़की नहीं मिली। तो उसने कहा मैं ढूंढ दूंगी। तो मजाक में उसने कहा, लेकिन फिर उसने अपने फादर से कहा, उनके फादर ने इनके फादर से कहा, और इस तरह वो मिले आप लोग। मैम के साथ कैसा सफ़र रहा अब तक का सर? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। हम लोगों की अब 62 साल सारी हो रही है। तो बड़ा अच्छा रहा। हमारा बड़ा लड़का 63 साल हो जाएगी, बड़ा लड़का 62 साल का है। काफ़ी समय साथ में गुजारा सर, बहुत अरसा है। 60 साल 60 साल एक बड़ा अरसा है। कभी छोटे छोटे से झगड़े तो हुए ही होंगे, जैसा कि होते हैं। नहीं, ऐसा है कि हमारे में झगड़ा कभी के नहीं हुआ। ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ कि हम एक दूसरे से बात ना करें या नाराज़ हो जाएं। जी। मुझे कोई याद नहीं है ऐसा। कभी इस बात को लेकर कि आपने कहा कि नहीं मुझे मेरे बेटे को ये बनाना है, मैम ने कहा नहीं मुझे वो बनाना है? नहीं, मैं तो जैसा नेवी में ज़्यादातर हम यहाँ पानी के जहाज़ में थे या अपने काम में लगे रहते थे। तो जो बच्चों की तब परवरिश हुई, उनका पढ़ाना लिखाना, स्कूल में दाखिल करना, ये करना, सब बीवी ने किया है। और वो भी टीचर हैं, तो वो समझती हैं इन चीज़ों को। जी। सर, आप जब नेवी में रहे तो आप 4 शिप्स के कमांडर रहे और आपने फाइटर प्लेन्स भी उड़ाए। तो सबसे पहले जिन शिप्स के आप कमांडर रहे, मुझे उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए सर। जो पहला शिप था वो मेरा पहली कमांड थी। और जब कमांड आपको शिप का मिलता है तो आपकी पूरी जिम्मेदारी उस शिप की होती है, चाहे वो बंदरगाह में हो, हार्बर में हो या समुंदर पे हो। आपकी पूरी जिम्मेदारी बच्चों और लड़कों की और शिप की आपकी है। अगर आपका कोई सेलर जो है, कोई आदमी है, वो जाके कोई लड़ाई झगड़ा करे बाहर, तो आपकी जिम्मेदारी है, आपसे सवाल करेंगे कि आपका सेलर क्यों लड़ा। तो ये जिम्मेदारी बड़ी भारी होती है। तो इसका एहसास शुरू से ही करते हैं, तो सब लड़कों को साथ रखना चाहिए, साथ रखते हैं। और कौन कौन से शिप्स कमांड किए सर आपने? एक तो गोमती था, वो हंट क्लास डिस्ट्रॉयर था। उसके बाद ट्रेनिंग शिप था तीर। उसके बाद एक अंबा था, उसका वो सबमरीन डेपो शिप था, जिसमें कि सबमरीन जो होती हैं वो समुद्र में जाने के बाद कुछ देर के बाद आके अपना राशन वगैरह लेती हैं और उनका क्रू आराम कर लेता है, क्योंकि सबमरीन में लाइफ जो ज़िंदगी है आसान नहीं होती। तो वो आके उस शिप में रहती हैं, उनके क्रू रहते हैं। और चौथा शिप था तारागिरी, जो कि हिंदुस्तान में पहला शिप था जो कि हिंदुस्तान ने डिज़ाइन किया और बनाया। तो वो शिप जैसे जिस पे नेवी को बहुत गुरूर था और वो सबसे नया शिप था। जब मैंने उसने कमांड किया
तो उसको सबसे ज़्यादा सेल किया, क्योंकि उसमें सब जो भी कोई बाहर का आदमी आता था, बड़ा अफसर, उसको उस शिप पे भेजा करते थे। आपके पहले भी लोगों ने कमांड किया था उसको? एक आदमी था, एक ऑफिसर था, वो गुजर गए, एडमिरल गैडी होक, वो उन्होंने कमीशन किया था और वो ज़्यादा देर नहीं रहे। उनके बाद आप? उनके बाद मैं दूसरा आप कमांडिंग second ऑफिसर। commander। जी हाँ, जो सेलिंग वगैरह की वो ज़्यादातर मैंने की। सबसे ज़्यादा यादगार जो समय गुजरा वो कौन से शिप में आपका गुजरा था? मेरा ख्याल तारागिरी में। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि तारागिरी ऐसा रहा कि मुझे जो क्रू था शिप का, जो लोग थे, वो बहुत ही अच्छे थे। वो मुझे अभी तक याद हैं और अभी तक वो मुझसे उनका ताल्लुक़ है। वो मुझे सवाल करते हैं, फ़ोन करते रहते हैं और मिलते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहा, और उनसे सेलिंग भी मैंने सबसे ज़्यादा तारागिरी में की। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जो भी कोई बड़ा आदमी आता था हिंदुस्तान में, नेवी का अफसर, तो उसको तारागिरी पे भेजते थे और मुझे कहते थे कि उनको आप शिप पे ले जाओ, अपने शिप में ले जाओ और सेल करो। तो उसमें सब एक्सरसाइजेज भी उनको दिखानी पड़ती थी, तो उसमें भी लोग काफ़ी होशियार हो गए थे, क्योंकि वो काफ़ी दफ़ा करते थे, तकरीबन हर महीने 2-3 दफ़ा हो जाता था। जी, तो आपको सर कोई ऐसा वक्त याद है आपके सेलिंग के दौरान जब समुंदर रफ हो गया हो और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा हो, आपके लोगों ने बहुत ज़्यादा मुश्किल से शिप को बचाया हो या काम किया हो उस दौरान? नहीं, एक दफ़ा मुझे जो सबसे ज़्यादा याद है, एक चीज़, एक याद वो था कि मैं गोवा की बंदरगाह हार्बर में गया था, और वहाँ पे नेवी की कोई जगह नहीं थी। तो मर्चेंट शिप जो थे, जो उनके साथ टाई करना पड़ता था। तो जब नेवी कोई शिप आता था, तो वो जो उनकी मर्चेंट शिप्स की रस्सियाँ थी, उनको खोलना पड़ता था। तो इन मर्चेंट शिप्स ने नहीं खोली थी। तो जो मेरी बर्थ थी वो 2 मर्चेंट शिप्स के बीच में थी, जहाँ पे मुझे करना था। तो वहाँ पे जाने की कोई जगह नहीं थी। तो अब मैं जब अंदर चला गया बंदरगाह के, तो मुड़ने की भी जगह नहीं थी, चारों तरफ शिप थे। तो उस वक्त मैं सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। मैं अपनी जहाँ पे मुझे बांधना, बर्थ थी मेरी जहाँ पे मुझे टाई अप करना था, वहाँ तो पहुँच गया, लेकिन कैसे उसको टर्न करें ये मुश्किल था, क्योंकि दोनों तरफ मर्चेंट शिप्स थे। जी। तो इस वक्त मैं सोच रहा था कि क्या करना चाहिए, और मेरे अफसर जो थे और सब जवान थे, वो मेरी तरफ देख रहे थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जहाज़ में एक आदमी होता है जिसको कोई दूसरा आदमी नहीं है जिससे कि वो मशवरा ले सके। तो मैं भी सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। उस वक्त एक हवा का झोंका आया और बड़े आराम से मेरा जहाज़ अपनी बर्थ पे चला गया। तो मैंने फिर खुदा का शुक्र किया, मैंने कहा खुदा ये तेरी मर्जी थी। तो मेरे जवान जो थे और अफसर जो थे, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि मैंने कुछ किया है, तो उन्होंने नारे लगाने शुरू किए, कैप्टन जॉनसन जिंदाबाद। मैंने कहा जिंदाबाद कुछ नहीं। मैंने सबको बुलाया और मैंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये भगवान की मर्जी थी कि हम लोग सेफ हैं। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान का शुक्र करो, मेरा जाए मत लगाओ। मुश्किल है सर जिंदगी समंदर में? मुश्किल भी है और सेटिस्फाइंग भी है, तसल्ली बख्श भी है। मुश्किल इसलिए है कि आपकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ भी अगर एक लड़का को जाके बदतमीजी कर दे, वो जहाज़ पे भी नहीं है, तब भी आपकी ज़िम्मेदारी है
कि आपने इसको ट्रेनिंग ठीक से नहीं दी, क्यों इसने किया ऐसा। तो वो जिम्मेदारी बड़ी भारी होती है कि हर किसी का ख्याल थोड़ा रख सकते हैं। जी, फाइटर प्लेन्स भी आपने उड़ाए हैं, तो सी हॉक उड़ाया है सर आपने? सी हॉक शुरू मैंने वैम्पायर पे किया था, जी। वो वैम्पायर 52 कहलाता था, और उसके बाद सी हॉक। इसके बारे में भी आपने मुझे बताया कि एक बार बहुत मुश्किल से लैंड हो पाए थे। हाँ, एक दफ़ा बादल में वो वेदर ख़राब हो गया था, और जब वेदर ख़राब हो जाए तो रेडियो ज़मीन पे होता है, वो आपको बताते रहते हैं कि ये कोर्स, इस कोर्स पे चलिए, डिसेंड कीजिए, इतनी स्पीड रखिए, तो वो पूरा बताते रहते हैं। तो वो रेडियो ख़राब हो गया था, जो ग्राउंड रेडियो था वो बंद हो गया था। फिर उससे क्या हुआ सर? उससे फिर मैं सोच रहा था कि मैं बेल आउट करूँगा, क्योंकि पैराशूट तो हमारे पास रहता है, फाइटर एरोप्लेन में हमारे साथ पैराशूट हमेशा रहता है। और वैम्पायर में उस ज़माने में एजेक्शन सीट नहीं थी, आजकल तो एजेक्शन सीट है, वो हैंडल है, वो खींच देते हैं और आपकी कुर्सी उड़ जाती है हवा में। उस ज़माने में नहीं था, आपको पहले कैनपी को निकालना पड़ता था, जो ऊपर शीशा होता है, उसके बाद जहाज़ को उल्टा करना पड़ता था, स्ट्रैप निकालने पड़ते थे और आप जहाज़ से गिर जाते थे। तो मैं ये कर ही रहा था, जबकि मैंने देखा कि बादल में बादल वो बीच में एक छेद है। हाँ, एयरफील्ड पे बादल खड़े हो गए। जैसे ही आप एयरफील्ड पे पहुंचने वाले थे, आपको अचानक से वो नजर हाँ, आई थी। हाँ, जैसे मैंने देखा, मैंने आपको, जैसे मैंने स्ट्रैप खोलने शुरू कर दिए थे कि मैंने देखा कि वो तो नीचे है। तो फिर वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं हो गई थी सर? ना, नहीं, जल्दबाजी तो नहीं थी, मतलब क्लाउड में था। हाँ। ये थोड़ा सा हिस्सा था जो कि क्लियर था। पर अगर थोड़े से लेट हो जाते तो दिक्कत हो हाँ, जाती। जी हाँ, जी हाँ। फ्लाइंग रिस्की है सर? रिस्की, इतनी रिस्की भी नहीं है जितना कि हम लोग बताते हैं। हम लोग ज़्यादा पायलट लोग कहते हैं कि बड़े रिस्की है, ये वो है, इतनी रिस्की नहीं है। आपको गाड़ी चलाना रोड पे ज़्यादा रिस्की है फ्लाइंग से। सर, आपने इतने युद्ध भारत ने लड़े हैं इस पीरियड के दौरान, जब से आपने नेवी ज्वाइन किया तब से अब तक की अगर हम बात करें, या जब तब तक की भी बात करें जब तक आप नेवी में थे, तो 3 मेजर लड़ाइयाँ थी जो हिंदुस्तान ने लड़ी, 62, 65, 71। इनमें आपकी पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं रही होगी। जी हाँ, मैं पानी के जहाज़ों में था, और सन 71 में मैं फ्लाइंग कर रहा था जी। और फ्लाइंग भी मैं फाइटर एरोप्लेन नहीं उड़ा रहा था, रिकॉनेसेंस जो कि देखते हैं कि क्या हो रहा समुंदर में, वो फ्लाई कर रहा था। जी। तो इसमें आपको कुछ याद है सर? हाँ, एक दफ़ा हमने सबमरीन देखी थी और मैंने रिपोर्ट भी किया। मेरे पास मेरा रिकॉनेसेंस एरोप्लेन था, मेरे पास कोई हथियार नहीं थे सबमरीन को हंट करने के। तो जब तक हथियार वाला जहाज़ बुलाया मैंने, तब तक सबमरीन गायब हो गई थी। अब ये मुझे पता नहीं वो सबमरीन किसकी थी, पाकिस्तानी थी या रशियन थी या अमेरिका की थी, क्योंकि तीनों मुल्कों की सबमरीन्स वहाँ घूम रही थी। जी। तो ये युद्ध शुरू हो चुका था, अटैक हो चुका था, तब की बात है या अटैक से पहले की बात है? अटैक से पहले की बात है सर ये, या अटैक के बाद की बात है? अटैक 3-4 दिसंबर के आसपास हुआ था। हाँ, हाँ। तो ये पहले की बात है, सबमरीन को जब आपने पहले की बात है। पहले की बात है जी। युद्ध के बाद जब युद्ध खत्म हो गया 71 का, तब आपके मन में कुछ आया था, कुछ सोचा था आपने?
नहीं, यही अच्छा रहा कि ख़त्म हो गई है। हमारा जो कामयाब हुए हैं अपने काम में, बांग्लादेश बन गया है, ये सब ख्याल आए। जैसा कि आपको याद हुआ था कि शिमला में मीटिंग हुई थी, भुट्टो आए थे, जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी इंदिरा गांधी से मुलाकात हुई। उन्होंने इंदिरा गांधी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एतबार कर लिया, और जो 93,000 कैदी थे उनको छोड़ दिया। लेकिन हम सब ने सोचा उस ज़माने में और कि इसका सौदा करना चाहिए था कश्मीर के लिए, कि आप कश्मीर से निकल जाओ, हम तो इनको छोड़ देंगे। तो यही मेरे दिमाग में आता है, लेकिन छोटे आदमी का कौन सुनता है। लेकिन हम सबों के ख्याल में यही आया, जो मेरे दोस्त थे, साथ वाले थे, कि आप हम लोगों ने ये 93,000 कैदी क्यों छोड़ दिए ऐसे। क्योंकि जाते ही भुट्टो ने, आपको याद होगा, आप तो खैर थी नहीं उस ज़माने में, जाते ही उसने कहा कि देखो मैंने इन लोगों को बेवकूफ़ बना दिया है, हमारे 93,000 लोग वापस आ रहे हैं। उतरते ही जहाज से उसने ये कहा। तो ये हम लोगों को ख्याल आया था उस ज़माने में कि हमने बड़ी भारी गलती की है कि उनको छोड़ दिया। ऑपरेशन ट्राइडेंट के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं सर, शॉर्ट में? आप कहाँ थे, ईस्ट में थे या वेस्ट में थे सर उस समय? मैं वेस्ट में था। आप वेस्ट में थे? मैं राधा 71 में जी मैं साउथ में था। कोचिन में हमारी बेस थी, वहाँ मैं कमांडर एयर था। जैसा कि मैंने बताया, कमांडर एयर का काम होता है एक एयर स्टेशन पे कि हवाई जहाज़ों की मेंटेनेंस और पायलट्स की ट्रेनिंग, और ये देखें कि जो लड़ने वाली स्क्वाड्रन्स हैं उनको सब कुछ जो कुछ वो चाहती हैं, एम्यूनिशन, हवाई जहाज़, पायलट्स, उनको सप्लाई रखें। डीजी जी जी बताइए सर। हाँ, तो उसकी वो जिम्मेदारी रहती है। तो मैं कमांडर एयर था उस ज़माने में, और कमांडर एयर फ्लाई भी करता है, क्योंकि उस ज़माने में हमारे पास पायलट्स बहुत कम थे। अब में और तब में तो बहुत फ़र्क है सर। हाँ, बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अब ज़्यादा लोग हो गए हैं, नेवी भी बढ़ गई है, हवाई जहाज़ भी मॉडर्न हैं, बहुत एडवांस हवाई जहाज़ हैं। उस ज़माने में तो शुरू था। आप डीजी कोस्ट गार्ड भी रहे, हाँ। उस समय कोई सीज किए हो आपने, कोई बड़ा कंसाइनमेंट ऐसे कुछ याद है आपको सर? हाँ, हमारा एक जहाज़ था, तो उसने बहुत से स्मगलर्स को पकड़ा, इतनी स्मगलर्स को पकड़ा कि जो उन्होंने सामान ज़ब्त किया उसकी कीमत उस जहाज़ से ज़्यादा हो गई थी। तो उस ज़माने के हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उनका नाम मैं भूल गया, वो डिफेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे कोस्ट गार्ड जहाज़ और लेने चाहिए और कोस्ट गार्ड के शेयर बेचने चाहिए हमको, क्योंकि उनको पता नहीं था, वो सिविलियन थे, कि फौज कैसे चलती है। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है, ये तो बड़ा आमदनी है इसमें, कि जहाज़ से ज़्यादा जो पानी के जहाज़ की कीमत थी उससे ज़्यादा उन्होंने सामान पकड़ लिया है। जी। लेकिन वो अचानक था, वो हमेशा नहीं होता। बट बहुत बड़ा था, अगर जहाज से भी ज़्यादा कीमत। जी हाँ, जी हाँ। क्या था सर उसमें? उसमें मेरा ख्याल जहाज़ की कीमत उस ज़माने में 129 लाख थी या कुछ ऐसे जहाज़ की कीमत थी, और जो सामान पकड़ा वो कोई 150 लाख का हो गया था। ठीक। सर, वाइस चीफ भी रहे आप नेवी के? जी हाँ। उस टेन्योर में का कुछ याद है आपको खास? उस ज़माने में ख़ास तौर से मेरी कोई ज़्यादा बात नहीं हो, ज़्यादा काम नहीं था, लेकिन जो हमारे चीफ थे, रिटायर होने वाले थे, तो वो
सब जगह काफ़ी उनको, जब चीफ रिटायर होने वाले होते हैं तो बहुत सी जो नेवल बेसिस हैं उनको जाके वो गुड बाय करने जाते हैं, फेयरवेल करने जाते हैं, उनकी पार्टी वगैरह होती हैं, सब होता है, तो उसमें लगे रहते थे वो ज़्यादातर। तो चीफ का काम ज़्यादातर मेरे पास ही था। सर आखिरी में आप जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, और कुछ हेल्थ टिप्स भी उनको दीजिए आप। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो आपको पसंद हो काम करना उसको चूज़ कीजिए आप। ये नहीं कि किसी के कहने पे आपको लग जाएं, क्योंकि फिर आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं रहेगी। जो आप सबसे अच्छी नौकरी वो है जो कि आप काम करना चाहें और उसके आपको आमदनी भी होती रहे। तो मुझे यही कहूँगा कि ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी की किसी को सुने, एडवाइस लें। आप जो आपके दिमाग में आता है वो कीजिए, और अगर आपको इसके पैसे मिलते हैं तो बड़ा अच्छा है। आपको जो हॉबी भी है, आपको पसंद है वो काम करना, और आपको उसके पैसे भी मिल रहे हैं। और आपको मौका मिले दोबारा कुछ करने का तो क्या करेंगे? मैं फिर से नेवी ज्वाइन करूँगा। ये मेरा ईमानदार, पूरा ईमानदारी से जवाब दे सकता हूँ। पैशन है आपका। जी हाँ, कि मैं फिर से नेवी ज्वाइन करूँगा। ये बड़ी अच्छी ज़िंदगी रही। थैंकफुल हैं आप सर। थैंक यू। थैंक यू सर। आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत इंस्पिरेशन मिली। आई होप जो हमारे ऑडियंस हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो सुन रहे हैं आपको, उनको भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। थैंक यू, बहुत Thank you, मेहरबानी sir. आपकी। सो वाइस एडमिरल हीथवुड जॉनसन हमारे साथ थे, जिनको सुनने के बाद बहुत इंस्पायर मैं भी हुई हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, जिन्होंने सर को सुना बोलते हुए, वो भी बहुत इंस्पायर हुए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। निवृत्ति मोहन, TV9।